नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, कहाँ कहाँ पर मौजूद है। तो अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो हर एक पार्ट पे जो है वो बायोडाइवर्सिटी चेंज है। अगर हम इसे तीन रीजन में करें एक्सप्लेन, तो एक होता है ट्रॉपिकल रीजन, दूसरा होता है टेम्परेट रीजन और थर्ड है पोलर रीजन। ट्रॉपिकल रीजन जो है, ट्रॉपिकल रीजन में रेनफॉल बहुत ज़्यादा जो है वो होती है, जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिचेस्ट होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मौजूद होती है। जाहिर सी बात है, अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो बारिश ज़्यादा होगी तो हमारे पास प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करेंगे। जब प्लांट्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा होगी तो बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी। टेम्परेट रीजन की बात करें तो टेम्परेट रीजन वो रीजन होता है जो मॉडरेट होता है, यानी कि ना तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, ना ही वहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है, जहाँ पे डिफरेंट सीज़न आते रहते हैं, यानी कि गर्मियाँ, सर्दियाँ, बहार, ख़ज़ां, हर एक मौसम वहाँ पर आता है। उसे हम कहते हैं टेम्परेट रीजन, ठीक है। और उसमें भी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं। इसके बाद चलते हैं पोलर रीजन की तरफ। तो पोलर रीजन जो है, पोलर रीजन हम कहते हैं जहाँ पर आइस फॉर्मेशन होती है, यानी कि ज़्यादा जो है वो बहुत ही ठंडा इलाका होता है, जहाँ पर हर वक्त बर्फ़ मौजूद होती है। तो यहाँ पर आइस फॉर्मेशन होती है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर जो है वो डिफरेंट प्लांट्स या एनिमल्स की स्पीशीज़ जो हैं वो कम पाई जाती हैं, ज़्यादा मौजूद नहीं होती। तो फीवर स्पीशीज़ आर प्रेजेंट, यानी कि बहुत कम अमाउंट में जो है वो स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं। अब जो हमें अर्थ पर जो भी बायोडाइवर्सिटी मौजूद है वो रिज़ल्ट है 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन का, यानी कि 4 बिलियन साल पहले जो है इसकी एवोल्यूशन हुई। एवोल्यूशन होते होते 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन के बाद अब जो बायोडाइवर्सिटी ज़मीन पर मौजूद है हमें नज़र आ रही है, ठीक है। अगर हम 600 मिलियन ईयर्स अगो की बात करें, यानी कि इतने साल पहले की बात करें, तो सिर्फ जो है लाइफ वो कंसिस्ट करती थी बैक्टीरिया पर या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पर, यानी कि बहुत कम अमाउंट में जो है यूनिसेलुलर होते थे, सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिजम्स होते थे, या फिर बैक्टीरिया मौजूद थे। 600 मिलियन ईयर्स की बात करें, इससे पहले की बात करें तो। लेकिन अब इन 600 मिलियन सालों में जो है इतना ज़्यादा एवोल्यूशन हुई है, बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हुई है कि अब हमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो मिली है, यानी कि हर एक प्लांट की बहुत सी मतलब वैरायटीज़ हैं, एनिमल्स की बहुत सी वैरायटीज़ हैं। तो हमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है अब आस्ता आस्ता जो है वो एवोल्यूट होती गई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, बायोडाइवर्सिटी की फ़र्स्ट इंपॉर्टेंस ये है कि प्रोवाइड फूड, इससे हमें फूड, अब हम एनिमल्स की बात करें तो बहुत से एनिमल्स हमारी फूड का हिस्सा बनते हैं, ठीक है। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी बहुत सी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, ये सारी प्लांट्स जो हैं वो भी हमारी फूड का जो है वो सोर्स हैं, सोर्स ऑफ फूड है ये, ठीक है। प्रोवाइड मेडिसिन, तो बहुत से जो प्लांट्स हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उनसे मेडिसिन जो है वो तैयार की जाती है। इवन कि अब ये कोरोना है तो कोरोना के लिए भी जो मेडिसिन तैयार हुई है वो प्लांट से ही हुई है। मलेरिया है तो मलेरिया के लिए भी प्लांट से ही मेडिसिन बनाई गई हैं। तो डिफरेंट जो प्लांट्स हैं वो या एनिमल से जो है वो मेडिसिन तैयार की जाती हैं। मेंटेन फूड वेब, मेंटेन फूड वेब का क्या मतलब है कि अगर जैसे कि देखें, अगर हम फॉर एग्जांपल कैट की बात करते हैं, तो अब कैट देखें चूहे चूहे को खाती है। तो अगर चूहे ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब है कैट भी ख़त्म हो जाएंगी, कैट भी मर जाएंगे, और फिर जो कैट को खाता है वो भी मर जाएगा। तो इसका मतलब है हमारी फूड वेब वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमारी ये जो है वो वैराइटीज़ हैं ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि जो हमारी कैट है वो ना सिर्फ चूहों को खाती है बल्कि इसकी खुराक जो है वो और भी बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि वैराइटीज़ मौजूद है। तो वो डिफरेंट जो है वो एनिमल्स को खा रही होती है, डिफरेंट चीज़ों को खा रही होती है। तो अगर चूहे ख़त्म हो भी जाते हैं तो कैट मरती नहीं है बल्कि वो दूसरों पर इन्हिसार करती है। तो इस तरह से ये मेंटेन करता है फूड वेब पर, क्योंकि हमारी वैराइटीज़ है एनिमल्स की और प्लांट्स की। उसके बाद है प्रोवाइड रबर गम रीजन्स, मतलब जितनी भी इंडस्ट्रियल मटेरियल है वो इंडस्ट्रियल मटेरियल भी बायोडाइवर्सिटी से हासिल किया जाता है। उसके बाद है मेंटेन इकोसिस्टम, यानी कि ये इकोसिस्टम को भी मेंटेन करता है। हमारी जो इकोसिस्टम भी हम किसे कहते हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सारी एक ही जगह पर मतलब इंटर रिलेट करती हों, डिपेंड करती हों। तो ये इकोसिस्टम को भी मेंटेन करता है क्योंकि वैराइटीज़ मौजूद होती हैं इसमें। न्यूट्रिएंट साइकिल जो है, साइक्लिंग जो है, ये भी रिसाइक्लिंग करता है, यानी कि
बार बार जो है वो, अगर कोई भी प्लांट है अगर वो गिर भी जाता है तो उसमें से जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ज़मीन में, सोइल में जाते हैं और दोबारा से उसे यूज़ कर लिया जाता है। ऑक्सीजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है, मतलब ये सारे साइक्लिंग होते हैं। यानी एक चीज़ अगर एक ने यूज़ किया है तो वो दोबारा से दूसरा भी उसे यूज़ कर सकता है, तो ये साइकिल चलते रहते हैं। केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर जो है इसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे कि अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, टेम्परेचर ज़रूरी होता है, पोल्यूशन। और अगर हम इसमें प्लांट्स की बात करते हैं तो देखें, अगर प्लांट्स की ही वैराइटीज़ देखें तो प्लांट्स से ही हमें जो है वो ऑक्सीजन मिल रही होती है, ठीक है। हमारी जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है प्लांट्स अगर ना होते तो हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती, जो कि ख़तरनाक हो सकती थी। अब प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं और ऑक्सीजन जो होती है उसको रिमूव करते हैं, ताकि ऑक्सीजन हम लोग यानी ह्यूमन बींग्स यूज़ कर सकें। इस तरह से प्लांट्स ही हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी मेंटेन रखते हैं, ठीक है। और प्लांट्स ही हैं जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन को भी कम करते हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर को भी जो है वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक ही हमारा टॉपिक था। आज मैंने बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन करवाया है और उसकी इम्पोर्टेंस करवाई है। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो हमारे मेन शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो क्या है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी की डिफाइन जो मैंने इस लेक्चर में आपको दी है वो भी आप लिख सकते हैं और आप अपनी बुक से भी लिख सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी। यहाँ पे ये फर्स्ट 3 लाइंस जो हैं ये इसकी डिफाइन में आ जाएंगी, ठीक है, कि डिफाइन बायोडाइवर्सिटी में। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में आप इसका आंसर ये वाला भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन और पोलर रीजन। तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। आप इस फॉर्म में भी इसका आंसर लिख सकते हैं और आपकी जो बुक पे लिखी हुई है आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ से। बायोडाइवर्सिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन Earth. It is richest in the tropics. Temperate region also have many species, while there are fewer species in the पोलर रीजन। तो ये इसका आंसर होगा बायोडाइवर्सिटी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है वो है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर टॉपिक्स बनाए हैं, आप इस फॉर्म में भी इसकी इम्पोर्टेंस लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी है। और अगर आप बुक से करना चाहते हैं तो आप बुक से भी इसको लिख सकते हैं। ये आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। तो ये दोनों पैरे जो है इसकी इम्पोर्टेंस है, आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और जो मैंने लिखवाई है आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है और कभी कभार ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ही आज का हमारा लेक्चर था। इसे आपने अच्छे से याद करना है, इसको रीड करना है और जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें अच्छे से आपने याद करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।